गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बारे में स्टडी कर चुके थे कि इसकी प्राइमरी जो संरचना होती है रूट की, उसमें एपिडर्मिस किस प्रकार से होती है और कॉर्टेक्स कैसे होती है और क्या इनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम वैस्कुलर सिस्टम, संवहनीय तंत्र। तो वैस्कुलर सिस्टम में यहाँ पर जाइलम और फिलोएम दोनों ही उपस्थित होंगे। कहीं भी किसी के भी बारे में पढ़ लें, चाहे हम रूट के बारे में पढ़ें चाहे हम स्टेम के बारे में पढ़ें, तो यहाँ पर जाइलम और फिलोएम दोनों ही वैस्कुलर सिस्टम में आते हैं। स्टेम में जाइलम और फिलोएम दोनों की दोनों एक रेडियस में उपस्थित होते हैं, लेकिन रूट के अंदर, रूट में जाइलम और फिलोएम दोनों की दोनों ही अलग अलग होते हैं, या फिर कहें कि भिन्न रेडियस में होते हैं। भिन्न त्रिज्या पर। अगर यहां जाइलम उपस्थित है तो फिलोएम कहां होगा? बाहर की ओर। दूसरी रेडियस पर फिलोएम उपस्थित होगा। जाइलम और फिलोएम दोनों अलग अलग त्रिज्या पर भिन्न भिन्न रेडियस पर उपस्थित होते हैं। यहां जो जाइलम उपस्थित होता है, ये जाइलम एग्जार्ज कंडीशन में होता है। पहले भी बताया था मैंने आपको, एग्जार्ज कंडीशन में होता है। और जब एग्जार्ज कंडीशन में है तो प्रोटोजाइलम कहां होगा? बाहर की ओर। तो यहां प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम सेंटर में। मेटाजाइलम सेंटर में होता है। यहां जो प्रोटोजाइलम होता है, उस प्रोटोजाइलम में जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट होते हैं, ये संख्या में कम होते हैं। एलिमेंट संख्या में कम होते हैं और इन एलिमेंट्स के अंदर सर्पिलाकार या वलयाकार स्थूलन पाया जाता है। जाइलम है तो स्थूलन तो होगा ही। तो प्रोटोजाइलम एलिमेंट में सर्पिलाकार या वलयाकार स्थूलन पाया जाता है और ये संख्या में कम होते हैं। ये संख्या हम किसके सापेक्ष बता रहे हैं? ये संख्या बता रहे हैं हम मेटाजाइलम के सापेक्ष, क्योंकि मेटाजाइलम एलिमेंट होते हैं वो संख्या में क्या होते हैं? अधिक। तो यहां एक दूसरे के सापेक्ष बता रहे हैं, मेटाजाइलम के एलिमेंट अधिक होते हैं और यहां जो स्थूलन पाया जाता है वो गर्त में होता है, पिटेड होता है, पिट्स के रूप में होता है। यहां स्थूलन गर्त में पाया जाता है। रूट के अंदर डाइकॉट प्लांट की बात करें और मोनोकॉट प्लांट की बात करें, तो जो डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट में जो जाइलम बंडलों की संख्या होती है, ये हम किसकी बता रहे हैं? जाइलम बंडल की संख्या। जो जाइलम बंडलों की संख्या होती है, ये जाइलम बंडलों की संख्या डाइकॉट प्लांट में होती है 2 से लेकर 6 तक और मोनोकॉट में होती है 8 से लेकर 20 तक। तो मोनोकॉट में जाइलम बंडल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ डाइकॉट में कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये जाइलम बंडलों की जो संख्या है, इस संख्या के आधार पर यहां हम इनको नाम देते हैं। अगर संख्या 2 है
एक है तो इसको बोलते हैं मोनार्च, दो है तो डायार्च, तीन है तो ट्रायार्च, और तीन से अधिक है, 4, 5, 6, तो इसको बोलते हैं पॉलीआर्च। तो यहां जाइलम बंडल की संख्या के आधार पर हम इनको कि यहाँ किस रूट में, अगर किसी रूट में एक जाइलम बंडल पाया जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर जाइलम मोनार्च कंडीशन में, या 3 पाए जा रहे हैं तो ट्रायार्च कंडीशन में है, या 3 से अधिक पाए जा रहे हैं तो पॉलीआर्च कंडीशन में। तो इससे हमको सीधा सीधा समझ में आएगा कि यहाँ पर जाइलम बंडलों की संख्या कितनी है। एक है तो मोनार्च, एक से अधिक है तो डायार्च, ट्रायार्च, या 3 से अधिक है तो उसको डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, पॉलीआर्च कहेंगे। तो ये जाइलम बंडलों की संख्या के आधार पर इनके नाम होते हैं। यहाँ जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं, इन डाइकॉट प्लांट्स में जो सेल्स पाई जाती हैं, किसकी, जाइलम की, यहां पर जो जाइलम और फ्लोएम की सेल्स पाई जाएंगी, ये जाइलम व फ्लोएम, इनके मध्य में पेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। पेरेनकाइमेटस सेल्स उपस्थित होती हैं जाइलम और फ्लोएम के मध्य में, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ उपस्थित हैं, अलग अलग रेडियस पर, दोनों अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित हैं, तो इनके मध्य में पेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। बात करें मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट प्लांट में आपको पता है कि मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर मोनोकॉट प्लांट्स में कोई भी ऐसी पेरेनकाइमेटस सेल्स नहीं पाई जाती, तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है मोनोकॉट प्लांट के अंदर। इनके अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, किनकी बात कर रहे हैं हम, डाइकॉट प्लांट की, क्योंकि मोनोकॉट के अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। जब डाइकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय यहां वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है। वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, और इस वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण किससे होता है, इन्हीं पेरेनकाइमेटस सेल्स से होता है। हमेशा चाहे हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें, चाहे हम कॉर्कोकैम्बियम की बात करें, दोनों ही कैम्बियमों का निर्माण या तो वेस्कुलर कैम्बियम स्टील के अंदर वाली सेल्स से होता है, अभी हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे जब बात करेंगे, और कॉर्कोकैम्बियम का निर्माण या तो पेरिसाइकिल से होगा या फिर कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उनसे होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, ये वेस्कुलर कैम्बियम इन ही पेरेनकाइमेटस सेल्स से बनती है। क्यों, क्योंकि ये पेरेनकाइमेटस सेल्स कैसी हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, विभजोत्तकी हो जाती है, इनमें विभाजन की कैपेसिटी आ जाती है। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, ये वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये वेस्कुलर कैम्बियम में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ मोनोकॉट के अंदर ना तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ना ही यहाँ पर किसी कैम्बियम का निर्माण होता है। कार्यों की अगर हम बात करें तो जाइलम का कार्य क्या होता है, रूट से टॉप तक जल और खनिज लवणों का अवशोषण, परिवहन, खनिज लवणों का परिवहन। और फ्लोएम की अगर हम बात करें, क्योंकि 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये टॉप से लेकर के रूट तक खाद्य पदार्थों का परिवहन,
का परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पित्त। पित्त सेंटर के अंदर उपस्थित होती है या फिर कहें कि जाइलम के अंदर उपस्थित होती है। जाइलम और फ्लोएम का जो घेरा होता है वहां पर पित्त उपस्थित होती है। ये जो पार्ट है अंदर वाला, यहाँ पर क्या उपस्थित होगी? पित्त। आपने जब मैंने स्टेम को पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था आपको। यहाँ जो पित्त होती है, मज्जा जिसे कहते हैं हम, ये पित्त कैसी होती है? पेरेनकाइमेटस सेल्स से निर्मित होती है। पेरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती है। यहां मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के अंदर हम बात करते हैं। जो मोनोकॉट होते हैं, इन मोनोकॉट में जो पित्त सेल होती हैं, ये पित्त सेल्स आकार में और संख्या में अधिक होती है। संख्या में क्या होती है? अधिक। किसकी वजह है? इसकी तुलना में, डाइकॉट की तुलना में। तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर पित्त सेल्स जो पाई जाती हैं वो डाइकॉट से अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, आकार में बड़ी पाई जाती हैं। डाइकॉट में मोनोकॉट की तुलना में कम पाई जाती हैं। लेकिन डाइकॉट के अंदर जो पेरेनकाइमेटस सेल्स उपस्थित हैं, इन पेरेनकाइमेटस सेल्स में निक्षेपण पाया जाता है। कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्थूलित होती हैं। यहाँ पर निक्षेपण पाया जाता है, डिपोजिशन पाया जाता है डाइकॉट प्लांट के अंदर। और मोनोकॉट प्लांट के अंदर कोई भी निक्षेपण नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर अपवाद है चावल। चावल का जो पित्त होती है, चावल की जो पित्त होती है, यहाँ निक्षेपण होता है। यहाँ पित्त की जो सेल्स होती हैं, इन पित्त की सेल्स के अंदर निक्षेपण पाया जाता है अपवाद के रूप में। और डाइकॉट प्लांट में, सभी डाइकॉट प्लांट की पित्त के अंदर निक्षेपण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके डायग्राम की। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसकी होगी? जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसमें रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं, एपिडर्मिस की। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस की होती है और यहां रूट हेयर उपस्थित होते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर किसी भी प्रकार की क्यूटिकल या कोई और चीज नहीं पाई जाती। इसके जस्ट नीचे यहां पर समव्यासी आकार की कॉर्टेक्स पाई जाती है। और कॉर्टेक्स कैसी होती है? बहुपरतीय होती है। तो यहां समव्यासी आकार की सेल्स मिलती हैं। ये इनके मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं, इनके मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। और अंदर की तरफ चलते हैं तो यहां अंदर की तरफ कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ लास्ट जो लेयर होती है कॉर्टेक्स की, वो कौन सी होती है? एंडोडर्मिस की। यहां एंडोडर्मिस की सेल्स पाई जाती हैं। ये परत एंडोडर्मिस की सेल्स से बनी हुई होती है। अधिकांश पादपों में एंडोडर्मिस की जो परत होती है वो कैसी होती है? एक परतीय होती है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो ये एक परतीय परत होती है। और यहां पर पैसेज सेल्स और कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इसके जस्ट अंदर की ओर पेरीसाइकिल पाई जाती है। अंदर की तरफ एक परतीय पेरीसाइकिल पाई जाती है।
अधिकतर पादपों में पेरिसाइकिल भी कैसी होती है, एक परतीय ही होती है, अगैव, स्माइलैक्स, कुछ घासों को छोड़ करके। अब यहां पर अंदर, इससे अंदर की तरफ जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं, अलग अलग रेडियस में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ हम ट्रायर्स प्लांट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल कितने पाए जा रहे हैं, 3 पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटर में मेटाजाइलम, और सेंटर में मेटाजाइलम से बाहर की तरफ जब हम चल रहे हैं तो यहाँ सेंटर की तरफ मेटाजाइलम उपस्थित है, और ये बाहर की तरफ यहाँ प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ यहाँ पर प्रोटोजाइलम उपस्थित है। अब इसके बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पर जाइलम के 3 बंडल मौजूद हैं, तो इनके बीच में अलग त्रिज्या पर यहाँ पर फिलोएम उपस्थित होगा। यहाँ पर ये फिलोएम उपस्थित होता है। इन जगहों पर सभी पर यहाँ फिलोएम उपस्थित होगा। दोनों ही अलग अलग रेडियस पर हो गए। अब यहाँ पर इस जाइलम और फिलोएम को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम क्या कह रहे थे, पेरेनकाइमेटस टिश्यू। सेंटर में अगर मेटाजाइलम उपस्थित है, सेंटर में मेटाजाइलम उपस्थित है, तो पिथ क्या होगी, एब्सेंट। जहां सेंटर में मेटाजाइलम उपस्थित होगा वहां पर पिथ एब्सेंट होगी, और जहां सेंटर में मेटाजाइलम उपस्थित नहीं होगा वहां पर पिथ प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पिथ क्या होगी, एब्सेंट। यहाँ कंप्लीटली जितना भी एरिया है, इस सभी एरिया को यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू द्वारा घेर लिया जाता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, पेरेनकाइमेटस। यहाँ कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। ये जो सारी सेल्स हैं यहां से फिल होगा ये कंप्लीट। ये जो क्षेत्र है ये किसका होगा, कॉर्टेक्स का। ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ यहां पर ये फिलोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और यहां ये जितना भी टिश्यू प्रेजेंट है यहां ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव या पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस टिश्यू, ये सभी पेरेनकाइमेटस टिश्यू होगा। क्योंकि जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो फिलोएम के अंदर की तरफ जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू है, ये फिलोएम के अंदर की तरफ का, तो ये पहले क्या होगा, एक्टिव, और ये एक्टिव होकर के किसका निर्माण करेगा, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करेगा। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे उस पर ध्यान रखना है कि ये वाला जो एरिया है, जो फिलोएम के जस्ट अंदर की ओर, किसका, पेरेनकाइमेटस टिश्यू का जो एरिया है, ये सबसे पहले एक्टिव होता है। इसके बाद में जो पेरिसाइकिल है, इस वाला एरिया है, ये कनेक्टिव टिश्यू का एरिया पीछे सक्रिय होता है। तो पहले यहाँ की वेस्कुलर कैम्बियम निर्मित होती है और उसके बाद में यहाँ की वेस्कुलर कैम्बियम निर्मित होगी।
पीछे बाद में ये सभी मिलकर के एक रिंग का निर्माण करेंगी। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर तीनों एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यहाँ पर रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट प्लांट में किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं पाई जाएगी, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। पादप कैसे होते हैं? एक वर्षीय पादप होते हैं, और एक वर्षीय पादपों में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। लेकिन जो डाइकोट प्लांट होते हैं, डाइकोट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहां पर जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं, इन डाइकोट प्लांट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण हो रही है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। टिश्यू कहें या सेल्स कहें, क्योंकि टिश्यू में क्या उपस्थित है? सेल्स, तो सेल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजन करके किसका निर्माण करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से कैसे? एक तो होती है वेस्कुलर कैम्बियम के कारण, वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरी होती है कॉर्क कैम्बियम के कारण। यहां दो प्रकार की, क्योंकि दोनों ही कैसी हैं? सेकेंडरी टिश्यू है दोनों ही, और सेकेंडरी विभजोतक ही उतकेंगे। तो यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम के कारण होगी और कॉर्क कैम्बियम के कारण यहाँ पर ग्रोथ होगी। जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, इस वेस्कुलर कैम्बियम का जो निर्माण होता है, ये निर्माण तो होता है स्टील क्षेत्र से। अभी बताया था जब मैंने आपको डायग्राम बनाया था, फ्लोएम के सामने से पेरेन्काइमेटस सेल्स कैसी हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी। इधर पेरिसाइकिल के सामने से सेल्स एक्टिव हो जाएंगी। तो ये तो स्टील क्षेत्र से बनती है। जो कॉर्क कैम्बियम होती है, ये कॉर्क कैम्बियम यहां एक तो कॉर्टेक्स की बाहरी परतों से बनती है, कॉर्टेक्स की बाहरी परतों से बनती है, या फिर पेरिसाइकल से बनती है। कुछ पादपों में कॉर्टेक्स की बाहरी परतों से बनती है और कुछ पादपों में पेरिसाइकल से बनती है। तो यहां पर इस कॉर्क कैम्बियम की इन दोनों कंडीशनों में किसी भी तरह से यहां पर इसकी ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों मिलकर के ही कंप्लीटली किसका निर्माण कर लेती हैं? सेकेंडरी ग्रोथ का निर्माण कर लेती हैं, सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण यहाँ पर कर लेती हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ को हम 4 स्टेप में देख सकते हैं, 4 चरणों में हम इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण। सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण। इसके बाद में सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज का परिवर्धन व विभेदन। पहले निर्माण होगा और उसके बाद में उनका
विभेदन होता है। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज का परिवर्धन और उनका विभेदन। और थर्ड, कॉर्क कैम्बियम का निर्माण। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण। एंड लास्ट स्टेप होती है इसकी पेरिडर्म का निर्माण और विभेदन। निर्माण और विभेदन। तो इन 4 स्टेप्स के अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ेंगे। तो देख मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट।